हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब चीज़ हम जानेंगे इस चैप्टर में। In this chapter, we are going to begin with a football, a game many of you have probably heard of or even played. इस चैप्टर को हम समझेंगे कैसे? इस चैप्टर को हम रिलेट करेंगे फुटबॉल गेम से। ओके, मिस फुटबॉल में क्या क्या चीजें होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिलेट करके हम समझेंगे, वो अब आप आगे देखने वाले हैं। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ गेम दैट इन्वॉल्व्स प्लेयर फीट। तो जैसे कि गेम हम बता रहे हैं फुटबॉल, तो उसमें क्या होता है, प्लेयर के फीट की जरूरत होती है। आपने बहुत बचपन में खेला होगा, आप बचपन ही चल रहा है, अभी खेल रहते हो आप। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, if the ball touch the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So क्या है, फुटबॉल की गेम के अकॉर्डिंग अगर फुटबॉल किसी इंसान ने हाथ में ले ली तो फाउल होता है, और क्या होता है, अब बस, लेकिन पैर से खेल रहा है तो फॉल नहीं होगा। हाथ में लेके कोई भागेगा बॉल तो फुटबॉल फाउल हो जाएगा, एक्सेप्ट द गोलकीपर। मींस गोलकीपर तो अपने हाथ में ले सकता है बॉल। सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द बॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर। सो अगर लोग क्या कर रहे हैं, अगर लोग फुटबॉल को अपने हाथ में लेके भाग रहे हैं, ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि अगर इंसान फुटबॉल से हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन को करें रिलेट, तो अगर फुटबॉल के गेम के रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो वो फुटबॉल गेम खेल रहे हैं। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, अगर फुटबॉल को हाथ में लेके भाग रहे हैं, तो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो, अगर हम कंट्री में रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सही चल रहे हैं। अगर रूल्स को अपने हाथों में, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो वो वहां पर क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। Similar other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. वैसे ही जैसे अलग अलग गेम है हॉकी और क्रिकेट, उनके अकॉर्डिंग उनके रूल्स अलग अलग होते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम। यही रूल उस गेम को डिफाइन करते हैं। सही बात है, फुटबॉल पैरों पैरों से खेला जाता है, क्रिकेट बैट से खेला जाता है, तो अलग अलग गेम के अलग अलग रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलें। तो अभी आपको रिलेट नहीं कर पा रहे होगे कि अलग अलग गेम के अलग अलग रूल होते हैं, ये पता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा असर है। अभी आप पूरा चैप्टर जब आप देखोगे एक दो पन्ने, उसके बाद आपको ऊपर की चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि क्या रिलेट करने की कोशिश। एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। और यही जो गेम है वो हमें एक यही डिफरेंस या यही रूल्स का डिफरेंस हमें डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करने में, मीन्स गेम अलग अलग करने में हमें मदद करता है। मीन्स ये गेम हम हॉकी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम इसको हॉकी से खेलते हैं, ये क्रिकेट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हम इसमें क्रिकेट से खेलते हैं। तो गेम को डिस्टिंग्विश करने में, बंटवारा करने में यही रूल्स इसके क्या करते हैं, काम आते हैं। एज दिस फंडामेंटल टू द गेम, ये सभी क्या है, गेम्स के फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक। जैसे आप बोलते हैं ना, मैथ्स की टीचर से आपने सुना होगा आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए इंग्लिश मैथ्स के, या इंग्लिश की टीचर से सुना होगा आपको फंडामेंटल आने चाहिए इंग्लिश के। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक जो रूल्स हैं वो सब आने चाहिए आपको। वी ऑल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम। फंडामेंटल रूल कहो या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहो, गेम के वो चीज सेम है। Like this games, a society has constitutive rules that make it what it is, differentiate from other kind of societies. अब देखो कैसे कर रहे हैं, यही गेम अगर अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर दिया, तो यही जो रूल्स गेम में लगते हैं, ऐसे ही हमें रियल लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पे लगाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में क्या होगा, यही जो रूल्स है, क्या हमें सोसाइटी में रहना कैसे है, सोसाइटी किस अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। और अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हो, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये वो कंट्रियाँ चलती हैं, और उनके अकॉर्डिंग सब कंट्री का अलग अलग जो होता है सोसाइटी बनती है ना। जैसे कि अगर अगर आप एक एग्जांपल लो कि एक कंट्री के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो आप उस कंट्री में रहना नहीं चाहोगे, पसंद नहीं करोगे वहाँ के लोगों को, और वहाँ की सोसाइटी की इमेज आपके एक दिमाग में बन जाएगी। और एक जगह की अगर मैं कहूँ, वहाँ के रूल्स ऐसे हैं कि यहाँ पर लोग प्यार से रहते हैं, जो भी चीज़ है, लेन देन जो ट्रेड वेड है वो अच्छे से चलता है, सब चीज़ नौकरियाँ वोकरियाँ सब अच्छे से चलता है, सब चीज़ें। तो वैसी कंट्री में आप रहना भी चाहोगे, और आपको वहाँ पर सोसाइटी का एक ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, ऐसे ये सोसाइटी के जो रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बढ़िया है। तो वैसे ही
हर एक गेम के अलग अलग रूल है, मीन्स हर एक रिलेट कर सकते हो, हर एक कंट्री के अलग अलग, हर एक सोसाइटीज के भी हो सकते हैं, कोई अपनी सोसाइटी अलग बनाता है तो उसके अलग रूल्स हो जाते हैं, तो वैसे तो अलग अलग रूल्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग काइंड ऑफ सोसाइटीज बनती हैं, सोसाइटीज में भी होते हैं, आप आगे पढ़ोगे तो वैसा ऊपर का ही जाएगा, वैसा भी आ रहा होगा। In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in written form. A written document in which we find such rules is called constitution. तो कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, मीन्स लार्ज सोसाइटी, जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे कम्युनिटी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जातियों के भी लोग रहते हैं, है ना। तो लास्ट सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल की एक साथ रहती है और वो अपनी सहमति देती है कुछ रूल्स पे, मतलब सब लोग कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स है, कोई सेट ऑफ रूल्स का मतलब कलेक्शन ऑफ रूल्स है, उस पर लोग अपनी सहमति देते हैं कि हाँ हम ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस रूल्स के अकॉर्डिंग देश चलना चाहिए। उस रूल को अगर मैंने कागज पे लिख दिया और वो जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स उसमें लिखे गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर रूल्स लिखे गए हैं कि देश में क्या क्या चीजें किस तरीके से चलनी चाहिए, और उस रूल्स को सभी लोगों ने अपनाया है कि हाँ हमारी कंट्री इस अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, तो जो जो रूल्स उस बुक में लिखे हैं उसी रूल्स का नाम, उसी बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल्स कह लो, सेट ऑफ रूल्स कह लो, सिंपल सी बात है। You have looked at the Indian Constitution in class 6th or 7th in your social or political life टेक्स्ट बुक, आपने इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6th और 7th में भी जान रखा है। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपको कभी सोचते नहीं हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है? सोचते हो कि कभी ना कभी बैठे होगे तो सोचते होगे कि जैसे कि आपसे जानो तो फर्स्ट चैप्टर अगर आपने सब चैप्टर सोशल साइंस का पढ़ा हो, सब में ऐसे ही कुछ ना कुछ है, रीजन है, कि मीन्स आपको सिखाती है हर चीज के पीछे रीजन होना जरूरी है। ये आपको लाइफ लेसन है कि आपको रीजन पूछना है कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आप मान रहे हैं, अब ऐसे थोड़ी मान जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है वो भी होना चाहिए। और बीइंग क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन। सो क्या आप वंडर नहीं करते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इशू। इस चैप्टर में हम यही इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। की फीचर्स के बारे में क्यों जानेंगे? की फीचर्स क्या होते हैं? मीन्स ऐसा नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर में लिखा हुआ है, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, तो उसके पास कुछ की फीचर जो है जो आपको 8th क्लास के हिसाब से जाना जरूरी है, बस वो जानेंगे। Each of these features is crucial to the working of democracy in India। ये सभी जो फीचर्स की फीचर्स हैं ये सभी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी इंडिया में, जो डेमोक्रेसी उसको स्थापित करने के लिए। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो की फीचर्स अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोग अपने वोट को देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री? वो कंट्री जहां पर जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि वो उनके बिहाफ में डिसीजन ले, इसलिए। एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर इन दिस, और जो कुछ की फीचर्स हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि हम दो दो चीजों के बारे में बस यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, और दूसरा था कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बस। और की फीचर्स, तीन चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा उसके बारे में पढ़ेंगे, और की फीचर्स, बस। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम पे सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे दुनिया में जितनी कंट्री हैं सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स कह लो या ग्रुप ऑफ रूल्स कह लो, है ना। तो सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है ये बताओ। अब देखो, जैसे राजा महाराजे भी हुए, वो भी तो कुछ ना कुछ रूल्स लगाते थे लोगों पे, वो रूल्स भी क्या होता है उस टाइम का, वो राजा के लाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ना।
तो सभी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सभी कंट्री जो है वहां पर क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. तो देखो क्या लिखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा वहां पर. लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिन सभी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक भी हो. कहने का मतलब क्या है वो आप समझते हैं. क्या इंडिया के अगर मैं बारे में अगर आपसे पूछूं, तो क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? हाँ, यहाँ पर लोग वोट देते हैं, तो हाँ ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. क्या मैं कहूँ क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है? आप बोलोगे हाँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है. लेकिन मैं चाइना जैसी कंट्री की बात करूँ, तो अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या वहां पर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, बोलोगे डेमोक्रेसी वहां नहीं है, क्योंकि वहां पर एक ही शासक इतने सालों से उसके बेटे के बेटे ही बनते आ रहे हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है. लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वहां के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को चलाते हैं. तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ से आप समझे, अब दोबारा इस लाइन को पढ़ो. वेल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन. सभी डेमोक्रेटिक कंट्री, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट भी करता हूँ, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा. मीन्स जो कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन पे तो टिक लग ही गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा ही होगा वहां पर. लेकिन यह जरूरी नहीं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास वो डेमोक्रेटिक भी हो. वो मोनार्क भी हो सकती है, मोनार्क में राजशाही भी वहां पर हो सकती है. ठीक है. हम्म. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी सर्विसेज जो होता है वो देता है सिटीजन्स को. फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द कंट्री, काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स इंस्पायर टू लिव इन. सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेवरल पर्पसेस सर्व करता है. सेवरल सर्विसेज मींस हमें सर्व करता है सिटीजन्स को. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन सर्विसेज हमें यहाँ पे पढ़ेंगे. पहली सर्विसेज पढ़ रहे हो, गिन ले. पहली सर्विसेज क्या है, इट ले आउट सर्टेन आइडल्स. मींस ये कुछ आदर्शों पे बना हुआ है. मींस हमारे जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलेगी. तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन आदर्शों पे बना हुआ है जिस पे लोग एज अ सिटीजन रहना पसंद करें. ठीक है. तो ये रूल्स जो हैं वो रूल्स सिटीजन से हमने सहमति दी है कि हाँ, कि हम इन रूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे हैं, कि हाँ जिन आइडल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने रूल्स लिखे हैं, जिन आदर्शों पे ये रूल्स लिखे हैं, आइडल्स का मतलब रोल मॉडल, कि हमारी जो कंट्री है इस आदर्शों के साथ आगे बढ़नी चाहिए, तो ऐसे आदर्शों वाली कंट्री में रहना मैं पसंद करूंगा. तो ऐसे सिटीजन मैंने उनको क्या करा है, अपनाया है कि मैं हाँ मैं ऐसे जहाँ पर ऐसे रूल्स अप्लाई होते हैं ऐसी कंट्री में रहना मैं पसंद. सो फर्स्ट इट ले आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव. ऐसे आइडल्स पे वो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो उस कंट्री में चलता हो जहाँ पर लोग रहना पसंद करें. और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी. अब इससे और समझ में आ जाएगा. और अगर दूसरी तरफ देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि कंट्री के सोसाइटी, कंट्री जो है वहां का जो नेचर है वो कैसा है, कंट्री का नेचर कैसा है. कैसे नेचर बताती है, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले भी अभी, लेकिन अभी एक और एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को नहीं माना जाता, रूल्स क्या कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर रूल माना जाता है तो वहां पर बस आर्मी का रूल चलता है, जहाँ पे लोग बंदूक लेके चलते रहते हैं, जिसके पास पावर है बस वही अपना हुकूमत चलाता है. तो ऐसी कंट्री का आपको एक, ऐसी सोसाइटी का आपको एक नेचर पता चल गया है ना. वही फंडामेंटल नेचर, फंडामेंटल नेचर मतलब बेसिक नेचर क्या होगा, मीन्स वहां पर आप लोग सोच सकते हो कि वहां पर औरतों को बिल्कुल आजाद तो छोड़ेंगे नहीं, है ना. और वहां पर लोग जो है, जो पावर में है वो बस हुकूमत कर रहा है, सबको लूटपाट कर रहा है ना. तो ये सब ऐसी कंट्री में आप रहना नहीं चाहोगे, और ऐसी कंट्री का आपका एक नेचर आपके दिमाग में, ऐसी सोसाइटी का एक नेचर आपके दिमाग में बैठ जाएगा. तो ये किस अकॉर्डिंग, किस लिए बैठा आपके दिमाग में, उस जगह के रूल के अकॉर्डिंग,
कि वहां के रूल ऐसे हैं इसलिए आपको वहां पर रहना पसंद नहीं, तो वहां का फंडामेंटल फंडामेंटल नेचर आपको कैसे पता चला? उस कंट्री के रूल के अकॉर्डिंग पता चला। ठीक है। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issue. A country is usually made up of different communities of people. कंट्री क्या होता है? कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, जो कि एक सर्टेन बिलीफ नहीं करते हैं, मीन्स कोई एक मुद्दे पे कोई सहमत नहीं होता है। सभी जानते हो आप, एक एक मुद्दे पे सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इशू। हाँ, वो चीज लिखा है, मीन्स कोई सर्टेन बिलीफ पे उनका सहमति नहीं होती है, वो उनके अलग अलग व्यू होते हैं उस चीज को लेके, उस इशू को लेके। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा इस तरीके से बना हुआ है कि लोग क्या है, लोग एक इशू पे अलग अलग विचार हैं सबके, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है जहां पर लोगों, सभी तरीके के कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने उसको अपनाया है, मीन्स इतने अच्छे तरीके से, इतना एक्यूरेट जितना हो सकता था उतना लोग, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो वहां उन लोगों ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि सभी कम्युनिटी के लोगों को वो अपनाने में कोई असहमति नहीं है, कोई इशू नहीं है। This include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should be upheld। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, किस टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, बस इसके ऊपर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट ये काम करेगी, ये गवर्नमेंट वो करेगी, ये अलग अलग लेवल्स हैं, इसके बारे में ही नहीं है बस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को सर्टेन आइडल्स के बारे में, उन आदर्शों के बारे में कि किन आदर्शों पे कंट्री चलनी चाहिए, ठीक है, कि लोग सोचें कि हाँ इन आदर्शों पर अगर कंट्री चलेगी तो यहाँ पर फ्यूचर अच्छा होगा वैसे। नेक्स्ट अब यहाँ पर बहुत एक एग्जांपल दे रखा है आपको नेपाल का, ठीक है। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर पहले दे रखा है, कैप्शन यहाँ पर दे रखा है, वो हम पहले पढ़ेंगे कि हाँ लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल में बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें भी आज़ाद होना है। तो नेपाल जो है जब से हम इंडिया आज़ाद हुआ था तब से वो डेमोक्रेसी के लिए कर रहे आता है स्ट्रगल वैसे, है ना। तो आखिरकार उसको 1990 में जाके लोगों को क्या हुआ, वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई नेपाल में, 1990 में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, डेमोक्रेसी उनको मिल गई। लेकिन ये डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक चली, मीन्स 1990 से लेकर 2002 तक ये डेमोक्रेसी, नेपाल डेमोक्रेटिक रहा। क्यों? क्योंकि 90 अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र वहां का राजा बन गया था। Sitting the most uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of government with the army assistance। अब देखो, किंग ज्ञान वहां पर 12 साल तक का ही बस वहां पर डेमोक्रेसी थी, उसके बाद वहां पर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र वहां का राजा बन गया। उसने रीजन क्या दिया कि वहां पर मोस्ट अपराइजिंग का रीजन दिया उसने कि मोस्ट अपराइजिंग वहां पर लोग जो है वो बढ़ रहा है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि मोस्ट अपराइजिंग का वैसे एक पार्टी का है, लेकिन एक तरीके से मान सकते हो वहां पर वैसे अगर दूसरे वेज में करें तो एक आतंकवाद सा बढ़ रहा है वहां पर। तो वो रीजन देके उसने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट जो आर्मी के जो आर्मी का उसने कंट्रोल लिया अपने हाथ में, गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल्स का कंट्रोल लिया, है ना। तो इन सब को लेकर के मैं उसको कम करूंगा, जो चीजें गलत जा रही हैं कंट्री में उन चीजों को कम करने के लिए वो ये बहाना दे दे के बहुत ज्यादा पावरफुल बनता गया। द किंग देन फाइनली took over as a head of government in February 2005। तो 2005 में आखिरकार उसने पूरी गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो पूरा बन गया, मीन्स पूरा कंट्रोल उसने अपने हाथों में ले लिया। इन नवंबर 2005, 2005 में द मॉइस्ट जॉइन अदर पॉलिटिकल पार्टी टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट। तो मॉइस्ट जिसका वो बहाना दे के वो ज्वाइन करा था, तो उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, वैसे ये पॉलिटिकल पार्टी है, वो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर देने के लिए करा। तो उन्होंने भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उन्होंने 12 पॉइंट का एग्रीमेंट दिया। इस एग्रीमेंट
द लार्ज पीपल एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। अच्छा, तो इन्होंने 12 पॉइंट का यहाँ पर एग्रीमेंट दिया, लेकिन in 2006 the people movement for democracy began gaining immense force. The rapidly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. अच्छा देखो क्या हुआ यहाँ पर, लोग जो थे 2005 में पूरा का पूरा उसके हाथ में आ गया, फिर वहां पर मॉइस्ट ने क्या करा, 12 पॉइंट का एग्रीमेंट दिया। 2006 में क्या हुआ, पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, 2006 में लोगों ने फिर डेमोक्रेसी के लिए कि नेपाल डेमोक्रेटिक हो, फिर से उसने क्या करा, अपनी आवाज उठानी स्टार्ट करी। लेकिन किंग ने उसको क्या करा, किंग वो राजा में रहना चाहता था, तो उसने स्मॉल स्मॉल कंसेंसस देने स्टार्ट करे। स्मॉल कंसेंसस का मतलब कि इन मुद्दों पे मान जाओ कि मैं राजा बनूं और तुम्हारी जो छोटी मोटी जो दिक्कत है वो मैं पूरी कर देता हूँ, कि नौकरी दिलवा दी है, जो भी रीजन हो, जो भी उसने स्मॉल कंसेंसस दिए हो कि इन पॉइंट्स पे मान जाओ कि मैं आपको ये फायदे दूंगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, मुझे ये फायदे, हमें ये फायदे नहीं चाहिए, हमें तो क्या होना है, डेमोक्रेटिक बनना है। तो लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, तो वही दिखा रहे हैं ऊपर के रिवोल्ट कर रहे हैं। तो अप्रैल 2006 में आखिरकार जाते ही किंग ने अपना क्या कर दिया, किंग शासक वहां पे चले गया और पॉलिटिकल पार्टी वहां पर लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने लगे। तो फाइनली जाके इन 2006 में नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्क। फाइनली 2008 में वो क्या हुआ, डेमोक्रेटिक बना नेपाल। द अबव फोटो शोज सीन्स फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फ्रॉम फॉर डेमोक्रेसी इन 2006। 2006 में लोग जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. ठीक है, कंट्री द बॉर्डर इंडिया एंड इंडिया ऑन दी नॉर्थ। आपने वैसे पूरा नेपाल के बारे में पढ़ लिया, बस आपको ये पढ़ना है, आपको समझ में आता जाएगा कि नेपाल के बारे में अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है ना, 2008 में तो हुआ है, जो कि इंडिया का नॉर्थ में बॉर्डर जिसका लगता है। Until recently, Nepal was a monarch. Recently में नेपाल जो था एक monarch था. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflect the fact that the final authorities reset the king, the movement Nepal. अच्छा, द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, जो कि 1990 में बना था। मीन्स जब नेपाल आजाद हुआ था ना, जब नेपाल आजाद हुआ था तो उसके वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता था उस टाइम पे, है ना। तो लेकिन लोगों ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं करेंगे, है ना, हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाना है। अब पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स, मींस पीपल जो थे नेपाल के वो बहुत ज्यादा डिकेड से वो लड़ रहे थे आजादी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। इन 2006 दे फाइनली सक्सीड इन पुटिंग एन एंड द पावर ऑफ किंग। 2006 में उन्होंने रिवोल्ट करना, अप्रैल 2006 क्या किंग ने अपनी रिस्टोर कर दी थी पावर को, है ना। तो 2006 में वो फाइनली वो सक्सीड हुए अपनी इस मिशन में कि डेमोक्रेटिक बनाने में। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल अ डेमोक्रेसी। तो लोगों ने क्या करा, उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। मींस 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, उन्होंने नेपाल के लोगों ने कहा कि हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. तो वो क्या कहते हैं, 1990 में हमें 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था नेपाल में वो क्यों नहीं चाहिए था। बोल रहे थे कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बना हुआ है हमें उन आइडल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, ठीक है, उन आदर्शों के अकॉर्डिंग हमें नहीं अपनी कंट्री को बढ़ाना है, हमें किसी और आदर्शों के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। तो नेपाल ने कहा कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, बस। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन फिर उन्हें मिला 2005-15 में। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल के गेम में अभी हम कैसे बोल सकते हैं, फुटबॉल के गेम में जैसे कि होता है इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। जैसे कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल में चेंज कर देते हैं, मीन्स अगर फुटबॉल के गेम के रूल में चेंज कर देते हैं तो गेम ही पूरा चेंज हो जाता है। तो वैसे ही नेपाल का अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया तो नेपाल का रंग रूप ही पूरा बदल जाएगा। Nepal, by moving from a monarch to a democratic government, needs to change all its constitutive rule in order to urge in a new society. न्यू सोसाइटी का जन्म के लिए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को नेपाल ने बदला। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2005। इसलिए नेपाल के लोगों ने
2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। द कैप्शन अलोंगसाइड एलैबोरेट नेपाल स्ट्रगल फ्रॉम डेमोक्रेसी, अलोंगसाइड हमने पढ़ लिया ये जो डेमोक्रेसी के लिए नेपाल के लिए था। ओके, पहला हुआ ये कंप्लीट। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने बोला था 3 पढ़ेंगे, तो पहला पढ़ लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब हम वो देखेंगे। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. Second important purpose क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डिफाइन करता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। और पढ़ेंगे आगे फिर समझ में आएगा, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा किसी उस कंट्री का। जैसे कि एग्जांपल हम लें नेपाल का, नेपाल में जो अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन था स्टार्टेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे अर्ली जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था कि किंग रूल करेगा, किंग के बच्चे 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 वो करेंगे रूल, और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो उसके दरबारी हैं वो रूल बनाएंगे, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन किंग लेगा, उसी के अकॉर्डिंग लोग चलेंगे। In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in lay out certain important guidelines that gov- governor decide making within these societies. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there are always the possibility that these leaders might misuse these authorities, and the constitution usually provide safeguard against this. अच्छा देखो बिल्कुल आसानी है। हाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम फिर से करें, जैसे नेपाल का एग्जांपल हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था कंट्री, जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले कंट्री का, कि उसमें था कि किंग रूल करेगा, उसके मिनिस्टर्स रूल करेंगे। लेकिन उन्होंने जब वो डेमोक्रेटिक हो गए, जब उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी, जो कंट्री जिसने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है ना, अपनी गवर्नमेंट खुद बना सकता है, सिटीजन भी गवर्नमेंट बना सकता है, सिटीजन को चुनेंगे किसी इंसान को, वो गवर्नमेंट अपनी बना सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में, है ना। और ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी हमें क्या देती है, डेमोक्रेसी देती है कि हम अपने लीडर चूज कर पाए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिसीजन मेकिंग है, मींस जो गवर्नमेंट जो सिटीजन ने चुनी है वो क्या कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं, कौन कौन से मुद्दों पे डिसीजन ले सकते हैं, वो भी उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जैसे कि इसमें था कि किंग है, किंग के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कुछ बातचीत करेंगे, अपना लेंगे डिसीजन, किंग उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन अपना देगा। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, किंग का काम है वैसे तो, लेकिन इसमें लिखा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन किंग का काम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ, वैसे इसमें हमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वो कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं बस। जैसे कि इन अ डेमोक्रेसी हम अपना लीडर चूज कर सकते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, पावर को एक्सरसाइज करेगा, मींस पावर को अपने हाथों में लेगा, है ना, जो भी हम लेंगे चुनेंगे बंदा, वो अपने हाथ में पावर को लेगा कि हाँ उसकी बात हम मानेंगे। सो हाउएवर अगर लेकिन क्या हो कि वो लड़का जो है या फिर जो भी इंसान हमने चुना है वो अपनी पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दे, तब क्या हो। हो भी तो सकता है कि कोई इंसान, आपने अपने दोस्त को बना दिया तो वो अपनी पावर को मिसयूज करने लग गया, तो क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इससे बचाने का भी काम करता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला कोई मिसयूज कर रहा है अपनी पावर को, तो उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब ये कैसे हो सकता है, वो अब हम यहाँ पर एक बार सिनेरियो देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ऐसे इनजस्टिस हो सकता है, मीन्स लोग कैसे अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसका रिजल्ट क्या है, मीन्स उसका आंसर क्या है, या फिर उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जाता है वो भी हम देखेंगे। सुरेश एक क्या है, क्लास मॉनिटर है। ठीक है, वो बुली करता है, लोगों को परेशान करता है, ये सुरेश है। यहाँ पे देख सकते हो, इसका मैं आपको मार्क लाता हूँ, ये सुरेश है। ये लोगों को परेशान करता है, तो एक दिन क्या होगा, मैम जो है मिस्टर राव ने कहा कि मुझे काम है, अभी मैं जा रही हूँ, जैसे टीचर यूजुअली कहती हैं, तो मुझे काम है मैं जा रही हूँ, तुम माइंड करो। ठीक है, इसने कहा मैं माइंड करूंगा। तो इसने कहा कि अनिल, अनिल ये लड़के का नाम अनिल है। ठीक है, तो इसने कहा, सुरेश ने कहा अनिल से
कि तुम बहुत ज्यादा बनते हो, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, आज फंसा दूंगा मैम मिस्टर राव से। लेकिन ये कह रहा कि भैया मैंने कराई क्या? तो बोला कि कुछ नहीं करा हो, लेकिन मैं तो फंसाऊंगा तुम्हें। बोले ठीक है। तो जैसी मैम आई तो उसने कहा, सुरेश ने कहना स्टार्ट करा कि मैम ये जो अनिल है ये मेरी बात नहीं मान रहा था मैम, while यू वर अवे। जैसे जब आप बाहर थी, अनिल बहुत ज्यादा बात कर रहा था लाउडली लाउडली और डिस्टर्ब कर रहा था पूरी क्लास को, और मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो ये फिर मैम उसमें चिल्ला रही है कि तुम्हें घर जाने से पहले स्टे बैक किया, अच्छा तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा स्कूल में आज, और लिखना पड़ेगा आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर, कि मैं डिसोबे नहीं करूंगा क्लास मॉनिटर को, 100 बार लिखो। तो लेकिन ये अनिल कहता रह गया कि भैया मैंने कुछ कराई नहीं, कुछ कराई नहीं, कुछ कराई नहीं, लेकिन मैम ने उसकी एक बात नहीं सुनी। आप देख सकते हो मिसयूज कैसे हुआ है पावर का, सुरेश ने कैसा अपनी पावर का मिसयूज करके अनिल को फंसाया, है ना। तो यही चीज से कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है, बस सिंपल। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leader. So democratic societies में constitution ही है जो कि हमें बचाता है कि अथॉरिटी जो मिसयूज ना करे कोई भी अथॉरिटी, मीन्स पॉलिटिकल जो लीडर हैं जिनको हम चुनेंगे, जो या फिर जो लोग पावर में हैं, तो वो अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें, कोई मिसयूज ना करें, तो उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, अगर जिस इसी चैप्टर में आप बाद में ही पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वैसे मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये जो भी रूल्स की बात कर रहे हैं कि मीन्स सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचाता है, ये आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट वाले, जब ये आएगा आगे पैराग्राफ, उसमें आप पढ़ोगे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंसानों को भी, हम सिटीजन्स को बचाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इंसान पावर में है उससे हम कैसे बच सकते हैं। You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizens can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender, and place of birth. आप इसी में आगे पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंसानों को इक्वालिटी में रखता है, मीन्स के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोग जो है किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते किसी की जाति, धर्म या फिर जेंडर पे या कास्ट पे, है ना। या फिर कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है पैदा, तो उसके बेसिस पे कोई इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, चिढ़ा नहीं सकते, आप ऐसे जो भी परेशानी नहीं कर सकते उसको। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का मतलब जो बेसिक राइट्स में आते हैं वो आगे वैसे आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल में। लेकिन फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है राइट टू इक्वालिटी, मीन्स सभी इंसान इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, ना लड़का है ना लड़की है, ना कोई कास्ट का अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हो कि बिल्कुल सब लोग समान हैं, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करता, सब लोग समान हैं लोग, और उसके अकॉर्डिंग ही सबके लिए डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या किसी भी कास्ट का हो या किसी भी पावर का हो, किसी के हाथ में कितना भी पावर। नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे अब। सो नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।